हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आतंकियों को चुनौती देने के लिए ग्रामीणों को हथियार चलाना सिखाएगी अपनी सीआरपीएफ। जी हां दोस्तों, यहां से मिलेंगे असले, बताएंगे बड़ी खबर आपको। साथ ही बताएंगे जहां जर्मनी के सांसदों के ताइवान दौरे पर भड़का चाइना 57 फाइटर जेट्स के साथ दे दी वार्निंग। जी हां दोस्तों, और साथ ही बताएंगे जहां कभी भारत के दोस्त फ्रांस के खिलाफ उगला था जहर, अब उसी के रहमो करम पर पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरी खबर। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो के जवाब में भारतीय जनता पार्टी करेगी ये बड़ी वाली यात्रा। जी हां दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां आतंकियों को चुनौती देने के लिए ग्रामीणों को हथियार चलाना सिखाएगी अपनी सीआरपीएफ। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाली सीआरपीएफ के जांबाज अब ग्राम विकास कमेटी, बोले तो वीडीसी के तत्वावधान में ग्रामीणों को हथियार चलाना सिखाएंगे। राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में पहले से ही लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं। पुंछ राजौरी में बड़ा आतंकी हमला होने के बाद अब जम्मू कश्मीर के सभी इलाकों में इस योजना को अंजाम देने की रणनीति तैयार की गई है। सीआरपीएफ द्वारा गांव में ही ये ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर कितने लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, इसका विवरण तैयार किया जा रहा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के ढांगरी गांव में नए साल के पहले ही दिन बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। उसमें 4 लोग मारे गए थे, जबकि 6 लोग घायल हुए थे। उसके दूसरे ही दिन एक आईईडी विस्फोट में 2 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा 9 लोग जख्मी हो गए थे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस एजेंसी और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ग्रामीणों की सुरक्षा के लिहाज से कई कदम उठाए थे। उन्हीं में से एक पहल है कि वहां के ग्रामीणों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना भी शामिल है। सरकार हथियारों के नए लाइसेंस भी जारी कर सकती है। जी हां दोस्तों, सीआरपीएफ मुख्यालय में आईजी रैंक के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी और इस बात की पुष्टि की है। जी हां दोस्तों, क्या आप सरकार के इस कदम का समर्थन करेंगे? दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा, देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर जर्मनी के सांसदों के ताइवान दौरे पर भड़का चीन 57 फाइटर जेट्स के साथ दे दी वार्निंग। जी हां, चीन की सेना ने रविवार को बड़े स्तर पर संयुक्त लड़ाकू अभ्यास किए और ताइवान की ओर युद्धक विमान तथा नौसैनिक पोत भेज दिए। चीन और ताइवान दोनों के रक्षा मंत्रालयों ने यह जानकारी दी है। यह अभ्यास ऐसे वक्त में हुआ है जब सोमवार को जर्मनी के सांसदों का एक समूह ताइवान पहुंचा और इस युद्ध की अगुवाई जर्मनी की संसद की रक्षा समिति की प्रमुख मैरी एग्नेस स्ट्रेक जीमर मैन ने किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अभ्यास सोमवार को भी जारी है। मंत्रालय ने कहा कि चीन की हरकत ने ताइवान जलडमरू मध्य में और आसपास के जल क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जी हां, जर्मनी के सांसद ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन तथा ताइवान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख और मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल से मिलेंगे, जो चीन से संबंधित मुद्दों को देखती है। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान की ओर युद्धक विमान और पोत भेजकर ताइवान की सेना पर दबाव बनाया है। चीन इस द्वीप पर अपना दावा करता है, जो गृह युद्ध के बाद 1949 में मुख्य भूमि से अलग हो गया था। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों जब भी कोई बाहर देश का राजनेता या फिर मंत्री ताइवान विजिट पर जाता है, दोस्तों ताइवान की यात्रा करता है, तो चाइना को लगता है कि पूरा विश्व मान क्यों नहीं रहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है। और इसी वजह से दोस्तों गुस्से में, बौखलाहट में वो लड़ाकू विमानों को भेज देता है, ताइवान के अंदर घुसपैठ की कोशिश करता है, ऐसे में दबाव बनाने की पूरी कोशिश करता है चाइना। बहरहाल दोस्तों ताइवान बिल्कुल भी नहीं डरने वाला और ताइवान के साथ पूरा पश्चिमी देश है। और दोस्तों ऐसे में भारत को ताइवान वाले मुद्दे पर कैसी नीति रखनी चाहिए, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां दाने दाने को तरस रहा बलूचिस्तान, गेहूं हुआ पूरी तरह से खत्म, पाकिस्तान के बाकी राज्यों ने मदद से किया इनकार। जी हां दोस्तों, बलूचिस्तान में गेहूं का संकट खड़ा हो गया है। सरकार द्वारा एसओएस भेजे जाने के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से गेहूं की कोई खेप नहीं भेजी गई। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खाद्य मंत्री जमरक खान पिरालीजाई ने कहा था कि खाद्य विभाग का गेहूं का स्टॉक खत्म हो गया और उसने अन्य प्रांतों और केंद्र से मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि हम बहुत गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं और आपातकालीन आधार पर 6 लाख बैग गेहूं की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संघ व पंजाब और सिंध की प्रांतीय सरकारों को एक एसओएस भेजा गया है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि बिगड़ती स्थिति से निपटने के लिए बलूचिस्तान को तत्काल गेहूं की आपूर्ति की आवश्यकता है। ऐसे में दोस्तों बलूचिस्तान दाने दाने को तरस रहा है दोस्तों, और सरकार सुनने को राजी
ही नहीं, वहाँ के लोग बीमार पड़ते भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें इसी से जुड़ी जो एक और बड़ी खबर आ रही है, जहाँ कभी भारत के दोस्त फ्रांस के खिलाफ उगलता था पाकिस्तान जहर, अब उसी के रहमो करम पर जाता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि वो मुश्किल में फंसे पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। मैक्रोन के मुताबिक वो दुनिया के वित्तीय संस्थानों से वार्ता कर सकते हैं ताकि संकटग्रस्त पाकिस्तान को जल्द से जल्द आर्थिक मदद मिल सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों जिनेवा में हैं और वहां वो संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। शहबाज का मकसद यहां पर आए देशों के सामने मदद की झोली फैलाना है। दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अक्टूबर 2020 से ही काफी तनावपूर्ण बने हैं। जी हाँ, पाकिस्तान यूएन के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित पाकिस्तान के लिए आर्थिक मदद जुटाना है। सितंबर 2022 में आई भयानक बाढ़ ने पाकिस्तान में सब कुछ चौपट कर दिया है। मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस पाकिस्तान के लिए कुछ आर्थिक मदद जुटाने में मददगार साबित हो सकता है। इसमें दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार बाढ़ पीड़ितों को कम मात्रा में दोस्तों मदद मुहैया करवा रही है, उसको बजट काफी ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, उसके बावजूद भी ऐसा कर रही है और एक तरीके से बाढ़ पीड़ितों को मोहरे की तरह बना करके विश्व के सामने रोती दिखाई दे रही है पाकिस्तान की शहबाज सरकार। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है इस मुद्दे पर। बाकी दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर जापान के आसमान में गरजेंगे भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स, थर थर कांपेगा चाइना। बता दे चीन दुनिया का वो देश है जिसने एक साथ कई मुल्कों को चुनौती दी हुई है। इन मुल्कों में ही भारत और जापान भी शामिल है। जहां एक तरफ चीन की सेनाएं भारत में घुसपैठ की कोशिशों में लगी हुई है, तो वहीं जापान भी चीन की आक्रामकता से काफी त्रस्त है। चीन दोनों देशों का एक समान दुश्मन है। अब इन दोनों देशों ने तय किया है कि मिलकर चीन को जवाब दिया जाएगा। इसी बात को दिमाग में रखते हुए भारत और जापान की वायुसेनाएं एक जॉइंट युद्धाभ्यास में शामिल होंगी। ये पहला मौका होगा जब भारत और जापान की सेनाएं इस तरह किसी मिलिट्री ड्रिल में शामिल होंगी। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारत की वायुसेना एक द्विपक्षीय फाइटर ट्रेनिंग युद्धाभ्यास में शामिल होने जा रही है। वीर गार्डियन इस नाम से युद्धाभ्यास को 16 से 26 जनवरी तक जापान के हायाकुरी और इरुमा एयरबेस पर आयोजित किया जाएगा। सूत्रों की माने तो इस युद्धाभ्यास का मकसद चीन को यह संदेश देना है कि अगर उसने अपनी सीमाएं लांघी तो फिर जापान प्रशांत से भारत को एयरपोर्ट मुहैया करा सकता है। साथ ही अगर जापान को जरूरत पड़ेगी तो फिर भारत हिंद महासागर की तरफ से उसे ताकत दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस युद्धाभ्यास के लिए दोनों देशों की सेनाओं को दोस्तों ऑल द बेस्ट ऑफ लक जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां पर नए साल पर रशिया ने मार गिराए 600 सैनिक, यूक्रेन ने उठा दिए दावे पर सवाल। आखिर क्या है मामला बता दें। रूस ने दावा किया है कि जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों को मिसाइल स्ट्राइक में ढेर कर दिया गया है। अब यूक्रेन ने इसे रशिया का प्रोपेगेंडा बताया है। हालांकि रशिया की तरफ से भी अपने दावे को लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को करीब 1 साल का समय पूरा होने आया है। रशिया ने बीते साल 25 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। मॉस्को का दावा है कि मिसाइल हमले में क्रेमाटोस्क में यूक्रेन के बलों के 600 से ज्यादा जवानों को मार गिराया है। रशिया का कहना है कि न्यू ईयर के मौके पर यूक्रेन की तरफ से किए गए हमले का जवाब है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भवनों पर किए गए हमलों में 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। आगे जानकारी दी गई है कि 2 भवनों में 1300 से ज्यादा यूक्रेनी बल मौजूद हैं। जी हाँ, तो इधर बीबीसी से बातचीत में यूक्रेन ने रशिया के इस दावे को झूठा बताया है। बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां राजनाथ सिंह ने बताया कैसे पूरा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सपना। कहा मेक इन इंडिया नॉट फॉर ओनली इंडिया, इट्स फॉर द होल वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, ये पूरे विश्व के लिए, मात्र भारत के लिए ही नहीं। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल यानी 9 जनवरी राजदूतों के एक सम्मेलन में कहा कि मेक इन इंडिया की दिशा में भारत के राष्ट्रीय प्रयास ना तो अलगाववादी है और ना ही वे केवल देश के लिए केंद्रित है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत विश्व व्यवस्था की हायरार्किकल कॉन्सेप्ट में यानी एक सीरीज में विश्वास नहीं करता जिसमें कुछ देशों को दूसरों से श्रेष्ठ माना जाता है। रक्षा मंत्री ने एशिया की सबसे बड़ी विमान एरो इंडिया के बारे में राजदूतों को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध मानवीय समानता और गरिमा के मूल तत्वों द्वारा निर्देशित है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी तक एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन होगा। हम ग्राहक राष्ट्र बनाने या बनने में विश्वास नहीं करते हैं और इसीलिए जब हम किसी राष्ट्र के साथ साझेदारी करते हैं तो ये समानता और आपसी सम्मान के आधार पर होता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता की पहल अपने सहयोगी देशों के साथ साझेदारी के नए प्रतिमान की शुरुआत है। मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि मेक इन इंडिया में
मेक फॉर द वर्ल्ड शामिल है। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया की दिशा में हमारे राष्ट्रीय प्रयास ना तो खुद को अलग थलग करने वाले हैं और ना ही वे अकेले भारत के लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जल्द ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना आत्मनिर्भर भारत बनाने का जल्द पूरा होगा, तो दोस्तों मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत कमेंट में जरूर कह दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक पाकिस्तान यात्रा से सुलझ जाता कश्मीर का मुद्दा, बाजवा थे तैयार लेकिन इमरान खान बन गए कांटा। बता दे किसने ये बात कही। दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने अपने एक लेख में बड़ा खुलासा किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल बाजवा भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते चाहते थे। वो दोनों देशों के बीच ट्रेड और कश्मीर के मुद्दे पर काम करना चाहते थे, लेकिन इमरान खान हमेशा दोस्ती के राह में कांटा बने रहे। इसके साथ ही बाजवा का कहना था कि पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग हमेशा किसी भी बातचीत को ऐसा दिखाते हैं जैसे कश्मीर को दुश्मन को दे दिया गया हो। इस लेख में उन्होंने ये भी दावा किया है कि पीएम मोदी जी 2021 में पाकिस्तान यात्रा के लिए तैयार हो गए थे। वो बलूचिस्तान के लसबेला में स्थित हिंगलाज माता मंदिर जाना चाहते थे। हामिद मीर ने कहा कि इमरान पाकिस्तानी सेना के लिए एक सबक है। सबक यह है कि उन्हें राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेख में उन्होंने इस बात का आश्चर्य जताया है कि इमरान ने जिस बाजवा का कार्यकाल बढ़ाया, अब उनके खिलाफ क्यों बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि इसके जरिए वो नए आर्मी चीफ को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हामिद मीर ने साफ तौर पर कहा है कि इमरान खान को सत्ता में आर्मी के वो जनरल लेकर आए जो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से चिढ़ते थे। जी हाँ दोस्तों, लेख में बाजवा का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 अप्रैल 2021 में पाकिस्तान की यात्रा के लिए मान गए थे। बाजवा का दावा है कि पीएम मोदी जी बलूचिस्तान के लसबेला में स्थित हिंगलाज माता मंदिर की हर साल होने वाली 4 दिनों की यात्रा में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा है कि बाड़मेर से हिंगलाज माता मंदिर तक कॉरिडोर बनाने पर दोनों देशों में बातचीत भी हो रही थी। जनरल फैज हामिद भी कथित तौर पर एक खाड़ी देश में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिले थे। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू करने पर बातचीत की थी, लेकिन अंत में इमरान खान की कैबिनेट ने फैसले को पलट डाला। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कुल मिलाकर के हामिद मीर ने जो बड़ा खुलासा और दावा किया है दोस्तों, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि इमरान खान ने भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं होने दिए पाकिस्तान के। और दोस्तों, हामिद मीर ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की पाकिस्तान यात्रा को लेकर खुलासा किया है दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या वाकई में ऐसा होने वाला था या बिल्कुल नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं जा सकते पाकिस्तान। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर में फिर से हिंदुओं को बनाया गया निशाना। पुंछ सेक्टर में घरों पर पत्थरबाजी, दहशत में लोग। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पुंछ के गांव में एक बार फिर से हिंदुओं को निशाना बनाया गया। दरअसल पुंछ के बेंच में हिंदुओं का आरोप है कि रविवार देर रात अज्ञात लोगों ने उनके घरों पर पत्थरबाजी की, जिससे वहां के लोग फिर से डर के माहौल में आ गए दोस्तों। हालांकि पुलिस ने यह बताया है कि खबर मिलते ही वहां पर पहुंचकर उन्होंने मौके पर सिचुएशन को संभाला और इस दौरान लोगों ने सुरक्षा की भी मांग की। इससे आपको बता दें, इससे पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी में हिंदुओं के घरों पर निशाना बनाते हुए आतंकियों ने फायरिंग भी की थी। जी हाँ, बढ़ते हैं एक और खबर की ओर, जहां एक बार फिर स्वेज नहर में फंसा जहाज हजारों टन मकई लादकर यूक्रेन से चीन जा रहा था। शिप बता दें, मिस्र की स्वेज नहर एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। एक बार फिर इसके सुर्खियों में आने की वजह जहाज का फंसना ही है। फिलहाल मिस्र के वाटरवे में फंसे एक कार्गो शिप को निकाल लिया गया है। स्वेज कैनाल अथॉरिटी बोले तो एससी और सरकारी टीवी ने इसकी जानकारी दी है। नहर में सेवा प्रदान करने वाली कंपनी लेथ एजेंसीज ने कहा है कि एमवी ग्लोरी नाम का शिप इस्माइलिया के स्वेज नहर प्रांत में कंतारा शहर के पास फंस गया। इस जहाज पर 65,000 मीट्रिक टन मकई लदा हुआ था, जो कि यूक्रेन से चीन जा रहा था। कंपनी ने कहा है कि 3 कैनाल टग बोट को पोत को निकालने के काम पर लगाया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां चीन के नए राजदूत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने का लिया संकल्प। जी हां, चीन के नए राजदूत ने रविवार को काठमांडू में कहा है कि वो नेपाल के साथ मिलकर काम करने को इच्छुक हैं, ताकि दोनों देशों को नए युग के लिए एक साथ लाया जा सके और उनका संयुक्त रूप से विकास हो सके। चीन के वरिष्ठ राजनयिकों में से एक राजपूत चेन सोंग ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में नया अध्याय लिखने का भी संकल्प लिया। चीन को नवंबर में नेपाल का राजदूत नियुक्त किया गया था। हालांकि चीन की पत्नी को कोविड बीमारी से पीड़ित हो जाने के कारण वो अपना पदभार संभालने देर से पहुंचे। जी हां, उन्होंने हो यांची की जगह ली है, जो अक्टूबर में अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद चीन लौट गए थे। यानी कि दोस्तों, चाइना पूरा इंतजाम कर रहा है नेपाल को भारत से काटने का, भारत से अलग थलग करने का नेपाल को। अब ऐसे में देखना यह होगा कि नेपाल की प्रचंड सरकार और ओली के समर्थन
समर्थन में क्या नेपाल पूरे तरीके से भारत से कट जाता है या फिर नेपाल को समय रहते अकल आ जाती है और वो भारत के साथ फिर हो जाता है या नहीं, ये देखने वाला होगा। बहरहाल आपका कहना चाहेंगे दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां जिसका डर था वही हुआ। इजराइल में फिलिस्तीन का झंडा फहराने पर लगी रोक। इस कट्टर नेता ने किया बड़ा ऐलान, बता दे जिसकी आशंका थी। बेंजामिन नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बनते ही एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का तनाव काफी बढ़ गया है। इजराइल के राष्ट्रपति सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर ने पुलिस को सार्वजनिक स्थानों से फिलिस्तीनी झंडों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है। इतमार बेन गवीर ने पिछले महीने के आखिर में पदभार संभाला है। आपको बता दें कि इजराइल में फिलिस्तीनी झंडा लहराना अब से अवैध माना जाएगा, इससे पहले वो अवैध नहीं था। जी हाँ, इजराइल के धुर दक्षिणपंथी नेता और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर पिछले हफ्ते भी उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब वो मुसलमानों के तीसरे सबसे पवित्र पूजा स्थल अल-अक्सा में घुस गए थे। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां ब्राजील में हिंसा का वीडियो वायरल। संसद और सुप्रीम कोर्ट तक बोल्सोनारो समर्थकों ने मचाई बड़ी तबाही। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील में हालात बेहद ही खराब हो गए हैं। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों ने काफी उत्पात मचाया है। बोल्सोनारो के सैकड़ों समर्थकों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर संसद, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में धावा बोल दिया। बोल्सोनारो के हजारों समर्थकों ने पदस्थ राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा के खिलाफ आक्रोश जताते हुए देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला बोल दिया। देश के मौजूद राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा ने इस हमले की कड़ी निंदा की और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बोल्सोनारो का बाद में बयान भी आया है दोस्तों, और बोल्सोनारो ने कहा है कि वो मेरे समर्थक नहीं थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर नए आर्मी चीफ से भिड़े इमरान खान। कहा हमारी फौज ने इतिहास से सबक नहीं सीखा, वो अब भी सियासत कर रही है। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी नाराज हो गए हैं। इमरान खान ने रविवार को फौज और उसके चीफ पर तंज कसा और कहा कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारी फौज और उसके चीफ इतिहास से कोई सबक नहीं सीख सके, वो अब भी सियासत में दखलंदाजी कर रही है। इमरान खान ने एक बार फिर मुल्क में जल्द से जल्द इलेक्शन कराने की भी मांग की। जी हाँ, बढ़ते एक और खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर श्रीलंका में भारत की मदद से 1 सदी पुराने रेलवे ट्रैक का पुनर्निर्माण शुरू इरकॉन कर रही नेतृत्व। जी हाँ, श्रीलंका के आर्थिक विकास में भारत बड़ा निवेश व सहयोग कर रहा है। उत्तरी श्रीलंका में 1 सदी से ज्यादा पुराने रेलवे ट्रैक का पुनर्निर्माण कार्य सोमवार से शुरू हुआ। भारतीय रेलवे की सहयोगी कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल इस परियोजना का नेतृत्व कर रही है। जबरदस्त तंगी से जूझ रहे श्रीलंका में इस परियोजना से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे माल व यात्री परिवहन भी सुगम होगा। पहले चरण में मेदावाछिया और मधु रोड के बीच 43 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। श्रीलंका की उत्तरी रेलवे लाइन के पुनर्निर्माण परियोजना की लंबाई 252 किलोमीटर है। जी हाँ, साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां पर अमेरिका में फिर भारतवंशी ने बजाया डंका। पहली महिला सिख न्यायाधीश ने ली शपथ। जी हाँ, भारतीयों के लिए सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी खुशखबरी मिली। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने हैरिस काउंटी के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है और वो अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बन गई है। सिंह का जन्म और पालन पोषण ह्यूस्टन में हुआ और अब वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ बेल एयर में रहती हैं। उन्होंने शुक्रवार को टेक्सास में लॉ नंबर 4 में हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सिंह के पिता 1970 के दशक की शुरुआत में अमेरिका आ गए थे। 20 वर्षों तक निचली अदालत की वकील रही। स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई नागरिक अधिकार संगठनों में शामिल रही। ऐसे में दोस्तों इनको कांग्रेचुलेट आप लोग जरूर कह दीजिएगा, मनप्रीत मोनिका सिंह जी को। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां कोविड को लेकर बात करते हैं, जहां चीन का दूसरा वुहान बना ये प्रांत, यहां की 90% आबादी हुई कोरोना से संक्रमित। जी हां, चीन में कोरोना की तबाही जारी है। यहां शहर दर शहर बुरी तरह से कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। इन सब के बीच चीन के तीसरे सबसे आबादी वाले हेनान प्रांत की 90% आबादी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई है। हेनान के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने यह सही जानकारी दी है। इससे पहले कोरोना की पहली लहर में चीन के वुहान प्रांत में कोरोना ने इसी तरह से तबाही मचाई थी। दुनिया भर में वुहान से ही कोरोना का पहला केस मिला था। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक हेनान प्रांत के स्वास्थ्य आयोग के निदेशक कान क्वान चेंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी बड़ी जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें, जब चाइना में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया दोस्तों, उसके बाद चीन को याद आ रहा है भारत का। कोरोना की मार से पस्त पड़े चीन में बड़ी भारतीय जेनेरिक दवाओं की मांग एक्सपर्ट्स को सता रही है। कुछ
और ही चिंता बता दें, चीन में जिस प्रकार से कोरोना के मामले में वृद्धि हो रही है दोस्तों, उसके बीच भारतीय जेनरिक दवाओं की मांग काफी ज्यादा चीन में बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इसी बीच चीनी एक्सपर्ट्स आगाह कर रहे हैं कि इन दवाओं के नकली वेरिएंट बाजार में बड़ी मात्रा में देखे जा रहे हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्रशासन ने दवा कंपनी फाइजर की पैक्सलोविड ओरल दवा को लेकर रविवार को अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसे बुनियादी चिकित्सा बीमा में दवाओं के रजिस्टर में शामिल नहीं किया जा सका है, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 के इलाज में किया जाता है। फाइजर ने पैक्सलोविड ओरल दवा की कीमत काफी अधिक बताई है। पैक्सलोविड की भारी कमी के कारण चीनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय जेनरिक दवाओं की मांग काफी बढ़ गई है। चीनी मीडिया कंपनी सिक्स्थ टोन की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भारत में उत्पादित कम से कम 4 जेनरिक कोविड दवाएं प्रीमोर, पेक्सिस्टा, मोलनुनाट और मेलानाट्रिस हाल के हफ्तों में बिक्री के लिए लिस्टेड की गई है। यानी कि दोस्तों अब आप समझ पा रहे होंगे कि चीन में जिस प्रकार से कोविड की संख्या बढ़ी है दोस्तों, ऐसे में भारत ही अब चीन के काम आ रहा है और चाइनीज लोगों को पता है कि भारत की दवाएं काफी ज्यादा सुटेबल है और वो दोस्तों उसको ब्लैक में भी खरीद रही हैं। और आलम यह है कि उसका कार्बन कॉपी तक निकाल लिया गया है दोस्तों, जो कि ये दर्शाती है कि भारत की दवाएं कितनी ज्यादा पूरे विश्व में प्रचलित है। ऐसे में हमें गर्व है, हम भारतीय हैं कहना मत भूलिएगा। मेरा भारत महान जरूर कह दीजिएगा। एक और खबर की बात करते हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार को युवक ने दिखाया काला झंडा, समाधान यात्रा का कर रहा था विरोध। बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोमवार को एक युवक ने काला झंडा दिखाया। समाधान यात्रा का विरोध कर रहे युवक ने छपरा से पटना जाने के क्रम में शहर के जोगनिया कोठी के पास सीएम को काला झंडा दिखाया। काला झंडा दिखाने वाले शख्स की पहचान गोपालगंज निवासी विपुल चौबे के रूप में हुई। विपुल हुंकार दल का नेता बताया जा रहा है कि वो पूर्ण शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब के पीड़ितों से नीतीश के नहीं मिलने से नाराज था। उसने जहरीली शराब से हुई मौतों का जिम्मेदार सीएम नीतीश और उनके प्रशासन को बताया। एक और खबर की बात करें, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो के जवाब में भाजपा भी करेगी बड़ी यात्रा। यह है पार्टी का प्लान। दरअसल लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा की भी एक बड़ी यात्रा शुरू होने वाली है। ये यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह तो नहीं होगी, लेकिन भाजपा के ओबीसी मोर्चा द्वारा शुरू होने वाले आउटरीच प्रोग्राम 10 महीने तक चलने वाला है। योजना के मुताबिक अप्रैल से पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में ओबीसी मोर्चा को ये आउटरीच प्रोग्राम शुरू होगा। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि ओबीसी मोर्चा के इस आउटरीच प्रोग्राम से भाजपा न सिर्फ ओबीसी तबके के लोगों से संपर्क करेगी, बल्कि अलग अलग दूसरे कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जनता से जुड़ाव करके 2024 के लोकसभा चुनावों की पूरी भूमिका बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब बात 2024 लोकसभा चुनाव की आ ही गई है, तो आपसे दोस्तों यही सवाल है हमारा हर बार की तरह, क्या लगता है आपको 2024 में कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? दोस्तों क्या आप भी नरेंद्र मोदी जी ही कहने वाले हैं? बताइएगा जरूर। अंतिम खबर की बात करें, जहां पर दिल्ली में नहीं चलेंगे BS3 और BS4 इंजन वाले 4 पहिया वाहन। सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए उठाया बड़ा कदम। जी हां, दिल्ली सरकार ने खराब होती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर मंगलवार से राष्ट्रीय राजधानी में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों के परिचालन पर टेम्परेरी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। जी हां, ऐसे में ये बात आप जरूर नोट कर लें दोस्तों कि BS3 पेट्रोल गाड़ियां हैं और BS4 डीजल वाहनों के लिए ही ये प्रतिबंध लगाई गई है। ऐसे में दोस्तों इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।